is basically the death in Sylvia Plath poetry. Death को देख लेते हैं कि death is a prevalent theme in the poetry of both Sylvia Plath and Emily Dickinson. They both examine death from the varied angles. There are many similarities as well as differences in the representation of this theme in their poetry. बहुत सी similarities आप देखेंगे एमिली डिकिंसन और प्लाथ में. Plath views death as sinister and intimidating, and while Dickinson depicts death with the endearment of romantic attraction. ठीक है, डेथ जो है वो प्लाथ जो है डेथ को एक सिनिस्टर देखती है और एक इंटिमिडेटिंग एंड की तरह देखती है, जबकि डिकिंसन जो है डेथ को कैसे डिपिक्ट करता है, वो कहता है विद एंडियरमेंट ऑफ रोमांटिक अट्रैक्शन. उसको वो एंडियरमेंट ऑफ रोमांटिक अट्रैक्शन लगता है. इन द पोएट्री ऑफ डेथ इज डिपिक्टेड ट्रेडिशनली. डेथ आपको बहुत खूबसूरती के ट्रेडिशनली वो डिपिक्ट करेगी डेथ को अपनी ईच एंड एवरी. उसकी कोई भी पोएम ऐसी नहीं है जिसके अंदर उसने डेथ को जो है वो बयान ना किया. In the poetry of Plath, death is depicted traditionally, while Dickinson attributes some mysticism to the end of life. In the poetry of Plath, we find various representation of the theme of death, as this theme has been explored from varied angles. Numerous factors in her writing contribute to the reader's understanding of her poetry. और अगर हम प्लाथ की पोइट्री देखें तो वेरियस रिप्रेजेंटेशंस हैं थीम ऑफ डेथ की, एज दिस थीम हैज बीन एक्सप्लोर्ड फ्रॉम वेरियस एंगल्स. न्यूमरस फैक्टर्स हैं उसकी राइटिंग में जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द रीडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हर पोइट्री. दीज इंक्लूड प्लाथ्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट द थीम ऑफ डेथ बाय अडॉप्टिंग आइदर अ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. और ये इंक्लूड करते हैं प्लाथ की एबिलिटी कि वो कम्युनिकेट करती है थीम ऑफ डेथ के साथ बाय अडॉप्टिंग या तो वो सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट को देखती है, अडॉप्ट करती है. सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट होता है जो आपका जो है हाईली पर्सनल व्यू पॉइंट होता है, यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होता है. ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट जो है वो बीइंग एन ऑब्जर्वर जो आपका व्यू पॉइंट होता है उसको कहते हैं. The use of specified person perpetuates Plath's different representation of death by engaging the reader in either a personal or an impersonal way. Poetic techniques such as imagery, language, structure, and tone are able to depict death as either a comforting or disturbing experience, thus providing the reader with alternative perception. Death is almost commonly viewed as a sinister and intimidating end, although Plath's poetry offers alternative representations. ठीक है, प्लाथ की पोइट्री के अंदर हमें ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशंस भी नजर आती हैं. A fraction of her poetry conforms to the typical view on death. Two views of a cadaver room is a poem which does so effectively. In this poem, Plath attempts to be objective by writing in third person point of view. अपनी पोइट्री के अंदर जो है टू बी ऑब्जेक्टिव, जब वो ऑब्जेक्टिव होती है यानी कि बीइंग एन ऑब्जर्वर, वो राइट कैसे करती है, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पे वो राइट करती है. द स्ट्रक्चर इज आल्सो सक्सेसफुल इन डूइंग सो एज इट इज डिवाइडेड इनटू टू वर्सेस. द फर्स्ट verse described a mortuary where four men are examining human corpses presenting a very sterile and lifeless setting. मॉर्चरी आपको पता है ये जो सर्द खाना उसको कहते हैं. तो वो एक कैडेवर रूम, टू व्यूज ऑफ अ कैडेवर रूम, ये एक ऐसी पोएम है जिसके अंदर उसने डेथ को बड़ा कीनली दिखाया है कि एक मॉर्चरी के अंदर जो है वो एक थर्ड पर्सन व्यू पॉइंट यानी कि बीइंग एन ऑब्जर्वर वो हमें बताती है कि स्ट्रक्चर इज आल्सो सक्सेसफुल. वो दो वर्सेस में डिवाइड करती है. द फर्स्ट वर्स डिस्क्राइब द मॉर्चरी where four men are examining human corpses presenting a very sterile and lifeless setting. कभी कोई मॉर्चरी में गया? मैं गई थी मॉर्चरी और वहां पे मैंने वाकई डेड बॉडीज देखी थी किस तरीके से उनको रखा हुआ है. कभी आप जाइए, आपको अंदाजा हो कि मॉर्चरी क्या होती है और उसमें ह्यूमन कॉर्पसेस यानी कि वो जो मैयतें होती हैं वो किस तरह से वहां पे स्टेराइल और लाइफलेस होती हैं और अजीब एक कैफियत ही होती है वहां पे जाना भी. The second verse speaks of a couple in a painting preoccupied with love yet ignorant to the horrors of death. और सेकंड वर्स जो है
वो स्पीक्स ऑफ अ कपल इन पेंटिंग प्री ऑक्युपाइड बाय देयर लव, ठीक है। और जो सेकंड वर्स है वो स्पीक ऑफ अ कपल, एक कपल के बारे में बताता है इन अ पेंटिंग, एक पेंटिंग में जो कि प्री ऑक्युपाइड है बाय देयर लव येट इग्नोरेंट टू द ऑर्डर्स ऑफ डेथ। जो कि एक पेंटिंग है जिसके अंदर एक कपल दिखाया गया है जो कि प्री ऑक्युपाइड है बाय देयर लव, यानी कि उसके अंदर उसकी मोहब्बत दिखाई गई है, लेकिन वो इग्नोरेंट है ऑर्डर्स ऑफ डेथ में, यानी कि पेंटिंग में है ना उनकी मोहब्बत कभी मर नहीं सकती। This opposition between the two verses create an alarming juxtaposition. अब ये दोनों चीजें, दोनों वर्सेस जो हैं, अलार्मिंग juxtaposition जो है वो क्रिएट करती हैं, बिकॉज द फर्स्ट वर्स अडॉप्ट एन एटीट्यूड ऑफ रियलिटी, क्योंकि जो फर्स्ट वर्स है वो अडॉप्ट करती है एक एटीट्यूड ऑफ रियलिटी और रेशनल कंपेयर टू द कपल्स इग्नोरेंस इन द सेकंड वर्स, सच दैट ओनली अ ब्लाइंड टू द कैरियन आर्मी। और फिर क्या होता है, जो फर्स्ट वर्स होती है वो अडॉप्ट करती है एटीट्यूड ऑफ रियलिटी को, यानी कि एंड द रेशनल कंपेयर टू कपल्स। और दूसरी तरफ एक मॉर्चरी है, उसके अंदर चार बंदे हैं जो कि मॉर्चरी में गए हैं और वो वहां पे डेड बॉडीज को व्यू करते हैं। दूसरी तरफ वही जो बंदे हैं वो एक ऐसे कपल को देखते हैं सेकेंड वर्स के अंदर जो कि एक तस्वीर के अंदर हैं और उनको डेथ का कोई पता ही नहीं है, सच दैट ओनली आर ब्लाइंड टू कैरियन आर्मी। और जो कि बिल्कुल वो कैरियन आर्मी यानी कि वो मौत के फरिश्तों को कह रहा है कि भाई वो जो है बिल्कुल ब्लाइंड है, उनको नहीं पता मौत के फरिश्ते क्या होते हैं। द फर्स्ट वर्स इज फर्दर एम्फसाइज दस फॉर ग्राउंडिंग द एरिनेस ऑफ द डेथ। और पहली जो वर्स है वो एम्फेसाइज करती है फॉर ग्राउंडिंग द एरीनेस ऑफ डेथ को, डेथ की एरीनेस को। दिस टेक्निक इज रिकरेंट इन प्लाथ पोइट्री, डेथ बार बार आपको नजर आएगी प्लाथ की पोइट्री में, एंड इज इक्वली इफेक्टिव इन आई एम वर्टिकल by offering two verses of the complement yet contrast each other। और ये जो है वो एंड इज इक्वली इफेक्टिव इन के जब वो ये कहती है कि आई एम वर्टिकल, कि मैं वहां पे बिल्कुल खड़ी की खड़ी रह गई, बाय ऑफरिंग टू वर्सेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट yet contrast each other। The varying imagery in both verses is relevant when highlighting different aspects in the poem. The use of disturbing imagery represents the horrific nature of death as a force which destroys the mind and the life in a person. The setting is established in a dissection room, which has connotations of an absence of emotions in a scientific and impersonal environment. The human corpses are described as black as burnt turkey, as their organs and bones are removed. अब वहाँ पे ह्यूमन कॉर्पसेस को वो कैसे डिस्क्राइब करती है, जैसे ब्लैक एज बर्न टर्की होती हैं और उनके ऑर्गन्स और बोन्स जो है वो रिमूव कर दिए जाते हैं। दीज इमेजेस प्रोवाइड द रीडर विद द ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस। द एक्ट ऑफ डायसेक्टिंग सजेस्ट रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स व्हिच constitute a human being, similar to depiction of death in their point. Dead extracts a person's life। अब ये जो रिमूवल ऑफ एलिमेंट है, डेथ जो है इंसान की पर्सनल लाइफ को एक्सट्रैक्ट कर लेती है, उसकी सोल को जो है निकाल लेती है, माइंड एंड फीलिंग फ्रॉम अ ह्यूमन बॉडी। ना उसका माइंड रहता है ना उसकी फीलिंग रहती है, सब कुछ एक्सट्रैक्ट कर लेती है डेथ उसकी बॉडी से। तो वो रिप्रेजेंट करती है एक प्रोसेस ऑफ डीह्यूमनाइजेशन को। दिस इज शोन बाय फ्रेज he hands her cut out heart like a cracked heirloom। और वो कहता है दिस इज शोन बाय द फ्रेज कि वो उसको कैसे डेथ को कैसे हैंड करता है, द कट आउट हार्ट लाइक अ क्रैक्ड हेयरलूम, कि जैसे जो है हार्ट को ऐसे निकाल लिया है जैसे क्रैक्ड हेयरलूम होती है। Heirlooms are valuable objects which embodies memory of someone, like the heart, which is often symbolizes a person's identity। The second verse speaks of blind and deaf couple. Their lack of senses suggests the fragility of life beaten by the power of death। और उनकी जो lack of senses हैं वो suggest करती हैं fragility of life beaten by the power of। अब यहाँ पे देखें जो देखें रूह किसके अंदर है, रूह किसके अंदर नहीं है, वो जो डेड बॉडीज है रूह उसके अंदर भी नहीं है, ठीक है, जान उसके अंदर भी नहीं है। और दूसरी तरफ वो कंपेयर करती है एक ऐसी तस्वीर के साथ जिसके अंदर एक कपल बैठा हुआ है और उनकी मोहब्बत कायम है, लेकिन रूह उसके अंदर भी नहीं है, ठीक है, सोल उसके अंदर भी नहीं है, लाइफ नहीं है दोनों के अंदर।
लेकिन एक तरफ वो देखती है, एक तस्वीर का रुख है जो कि खूबसूरत है, और एक तस्वीर का रुख है जिससे इंसान को खौफ आता है, वो एक मॉर्चरी है। तो द फियर एंड ऑर्डर ऑफ डेथ कैन आल्सो बी परसीव्ड एज अ मीन ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन बाय एन इंडिविजुअल। और ये जो फियर और ऑर्डर ऑफ डेथ है, ये परसीव होता है एज मीन्स ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन, कि एक इंसान जो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन बाय एन इंडिविजुअल, कि वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता बाय एन इंडिविजुअल। दिस शिफ्ट्स द पर्सपेक्टिव इन ब्लॉक पोएट्री फ्रॉम डेथ एक्टिंग एज फोर्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चूजिंग डेथ। और ये शिफ्ट करता है पर्सपेक्टिव इन ब्लॉक पोएट्री फ्रॉम डेथ के एक्टिंग एज फोर्स ऑन द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चूजिंग डेथ, कि ये जो डेथ है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है उस पर ये जो डेथ जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एक्ट करती है, जो कि चूज करता है डेथ को। एज एंड आई एम वर्टिकल आर टू पॉइंट्स which perpetual this alternative approach to death. In blood poetry, death is an act of self-destruction which draws focus to the person's pain and suffering. This is particularly evident in the phrase, her bare feet seem to be saying, "We have come so far, it is over." This demonstrates the persona's constant endurance of the pain has ended. और ये demonstrate करता है persona का constant endurance of pain जो कि ended हो चुका होता है। यानी कि डेथ के आते ही इंसान की वो जो पेन होती है वो एंड हो जाती है। वैसे वो पेन एंड नहीं होती, उसके बाद एक न्यू लाइफ शुरू हो जाती है और उसके बारे में कोई नहीं सोचता, और हर इंसान ये कह रहा होता है बेचारा बड़े तकलीफ में था, शुक्र है कि अल्लाह ने पर्दा डाल दिया। हालांकि वो एक न्यू लाइफ शुरू हो रही होती है उस इंसान की, उस इंसान को उस वक्त दुआओं की बड़ी ज़रूरत होती है, और हम उसके लिए दुआएं नहीं करते, बाकी सारा कुछ कर लेते हैं। ठीक है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ बेयर फीट सिग्निफाइज हर vulnerability due to lack of protection perhaps from society. The poem is often regarded by critics as an instance of the death instinct, which Sigmund Freud referenced to specially as self-destruction. ये death instinct है जिसको self-destruction Freud कहते हैं। One critic, David Hall-Brook, considers the poem as an idolization of suicide and infanticide. और एक क्रिटिक जो कि डेविड हॉलब्रूक है, वो कंसीडर करता है द पोएम एज आइडोलाइजेशन ऑफ सुसाइड और इन्फेंटिसाइड। ठीक है, कि वो सुसाइड और इन्फेंटिसाइड को वो जो है वो कंसीडर करता है। दिस स्टेटमेंट इज प्रोबेबली रेफरिंग टू द फ्रेज ईच डेड चाइल्ड coiled with a coiled a wild serpent। ठीक है, हर जो डेड चाइल्ड जो है वो coiled है और वो एक wild serpent है। However, such a comment is quite extreme as plot disturbing imagery is merely a form of expression rather than a reflection on her belief. आगे चलते हैं। An aspiration for self-destruction also questions the significance and causation of death. अब ये जो एस्पिरेशन है सेल्फ डिस्ट्रक्शन की, ये ऑल्सो एक क्वेश्चन करती है सिग्निफिकेंस को और कॉजेशन ऑफ डेथ को। एंड में सिल्विया प्लाथ ने भी सुसाइड ही कर दी थी, और यहाँ पे वो डेथ के इंसान डेथ को वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन के तौर पे ही लेती है। The personas in both poems are attempting to make a statement and are confronted with rejection from society. और ये जो personas हैं both poems के अंदर, जो कि अटेम्प्ट कर रहे हैं एक स्टेटमेंट को बनाने में, एंड आर कन्फ्रंटेड विद द रिजेक्शन ऑफ सोसाइटी। दिस इज इफेक्टिव पोर्ट्रेट इन आई एम वर्टिकल। When the trees and flowers have been strewing with cool order, I walk among them, but none of them are noticing. This phrase is metaphorical for society, enforcing its attitude on individuals, suggesting social restraint and lack of independence. The later quotes displays people's egotistical and self-indulged nature. The idea is also perpetual in Edge. For example, the moon has nothing to do be sad about, reveals that the persona's death will leave others unaffected. अब जो है ये जो आइडिया जो है वो परपेचुअल है इन एज। फॉर एग्जाम्पल, मून हैज नथिंग टू बी सैड अबाउट, कि मून को
जो है उसके पास कुछ भी तो नहीं है जिसकी वजह से वो सैड रहे. रिवील्स दैट द पर्सोना डेथ विल लीव अदर्स अनअफेक्टेड. क्यों? क्योंकि पर्सोना की जो डेथ है लोगों को अनअफेक्टेड छोड़ जाती है. मून चला जाता है लेकिन उसके बाद सन भी तो आता है, तो अनअफेक्टेड होती है. डेथ इन बोथ पॉइंट्स कैन thus be perceived as method of escape or self deliverance. An escape from life could lead to the persona seeking समथिंग ग्रेटर. और ये जो एस्केप है फ्रॉम लाइफ वो लीड करती है पर्सोना को कि वो कुछ ग्रेटर सीख करे. इन एज द पर्सोना स्ट्राइव फॉर परफेक्शन. और एज के अंदर अगर हम देखें तो पर्सोना यानी कि जो स्पीकर होता है उस पोएम का, वो स्ट्राइव करता है फॉर द परफेक्शन, कि उसकी जिंदगी में कुछ परफेक्ट आए, आगे जाने की एक जस्तजू देखी जाती है. विच ही फाइंड्स थ्रू डेथ. फॉर एग्जाम्पल, when she says she has folded them back into her body as petal of a rose close. The rose is often depicted as having qualities of beauty and purity, which persona longs for. अब वो जो रोज है यहाँ पे वो डिपिक्ट करता है क्वालिटीज ऑफ ब्यूटी को और प्योरिटी को, जो कि पर्सोना यानी कि स्पीकर बहुत ज्यादा विश करता है कि उसके अंदर ब्यूटी भी हो और उसके अंदर प्योरिटी भी हो. पर्सोना यहाँ पे पोइट को कहा जा रहा है या स्पीकर इन द पोएम को कहा जाता है. द पोएम द वीमेन इज परफेक्टेड. Her dead body wears a smile of accomplishment, demonstrate a sense of finality and justice has been achieved. The smile in Plath's poetry, synonymous with malicious intent, reinforces this finality. A similar attitude is found in I Am Vertical, when the persona says, I want the one's longevity and the other daring, referring to a tree and a flower respectively, which communicates the persona desire for what she does not have. More importantly, the persona hopes that acceptance and recognition will result from her death. This is highly This is highly apparent with the persona state. I shall be useful when I lie down. Then the trees may touch me for once, the flowers have time for me. These can therefore suggest that the personas in Plath poetry lack satisfaction in their life and look to death as a means of fulfillment and new beginnings. The idea of death as means of rebirth and regeneration is an element which makes Plath poetry so distinguished. और ये जो idea of death है as means of rebirth और regeneration, वो एक element है जो कि Plath poetry को क्या मतलब distinguishing या उसको मतलब बाकी सबसे थोड़ा different बनाता है. The focal idea is found in I Am Vertical, who describes the personal desire for acceptance that she hopes to find through death. अब जो फोकल आइडिया जो है, जो आई एम वर्टिकल में हमें मिलता है, जो मेन आइडिया है, वो डिस्क्राइब द पर्सनल डिजायर्स, जो कि डिस्क्राइब करता है पर्सनल डिजायर्स को फॉर एक्सेप्टेंस के लिए, जो कि होप करता है टू फाइंड थ्रू डेथ. द कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ जो है कि रीबर्थ यानी कि मौत के बाद दोबारा जी उठना, इज मेड ऑब्वियस by comments such as then the sky and I are open in conversation, कि फिर मैं और जो sky है वो दोबारा से बातचीत शुरू करते हैं. Describe the heavens opening up and death does become our union with the nature. अच्छा, इसके अंदर इसकी जितनी भी पोएम्स है इसके अंदर आप देखिएगा इसकी डिजायर फॉर डेथ जो है वो हमेशा रहती है और वो हमेशा ये सोचती है शायद डेथ के बाद जो है उसकी तमाम जो जिंदगी की मुश्किलात हैं वो खत्म हो जाएंगी और फिर उसका एक यूनियन होगा विद द नेचर एंड द हेवन. द यूज ऑफ द वर्ड स्काई सजेस्ट डेथ इज एन एलिवेटेड स्टेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड फुलफिलमेंट. और ये जो यूज ऑफ वर्ड स्काई है वो सजेस्ट करता है कि डेथ इज एन एलिवेटेड स्टेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड फुलफिलमेंट. डेथ ही एक एलिवेटेड स्टेट है स्पिरिचुअलिटी और फुलफिलमेंट का. द यूज ऑफ नेचर एज द पोएम्स बैकड्रॉप हैज इक्वल सिग्निफिकेंस. नेचर इज ऑफन एसोसिएटेड विद ट्रीज एंड प्लांट्स. नेचर को एसोसिएट किया जाता है विद ट्रीज एंड प्लांट्स विच आर स्टीरियोटिपिकल symbols of life. Quotes like, so that each march I may glean into leaf evokes the idea of a circle, a continual process of birth, death, and then rebirth. The notion that death can result in new life is ironical.
और ये जो नोशन कि डेथ जो है वो एक न्यू लाइफ जो है वो मतलब उसके बाद एक न्यू लाइफ शुरू होगी, ये भी एक ironical state of mind hai. However, these differences allow the reader to approach death in an alternative way. The poem is highly atmospheric and takes on a very calm tone. The term garden bed has connotation of sleep related to security and comfort. The use of mellifluous words with long vowel sound like gleam and strewing provoke a very tranquil mood. The language in I am vertical forms images contrary to the disturbing ones in the edge and the two views of cadaver room. The use of nature as a setting helps to reinforce the serenity in death, just as the use of first person point of view in the poems allows a far more personal and in depth experience. The contrast between a vibrant nature full of life and death exposes the traditional view of dying as morbid. और ये जो कंट्रास्ट है बिटवीन वाइब्रेंट नेचर जो कि फुल ऑफ लाइफ एंड डेथ है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा ये जो कंट्रास्ट है बिटवीन अ वाइब्रेंट नेचर फुल ऑफ लाइफ और डेथ अपोज करती है ट्रेडिशनल व्यू ऑफ डाइंग अ मॉर्बिड, देन दिस देन प्रपोजेस दैट लाइफ एंड डेथ आर समवट इंटररिलेटेड, और ये भी प्रपोज करती है कि लाइफ और डेथ जो है वो समवट इंटररिलेटेड है एंड वन कैन बी यूज्ड एज मीन ऑफ अंडरस्टैंडिंग अदर, और एक को दूसरे के को अंडरस्टैंड के लिए करने के लिए यूज किया जा सकता है। Flawed diverse expression of death extend to expressing her love of life through the horror of death as form of a compassion. A poem which does so successfully is Totem, where the persona's praise of life could be due to his or her painful awareness of his own mortality, and their defense to death is a wholehearted commitment to life. This is contrary to Plath's typical view on death, as he seemed to develop an anticipation of death rather than a fear. The opening lines, the engine is killing the track. It stretches into distance. It will be eaten, nevertheless. Its running is useless. बेटा ये मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये थीम ऑफ डेथ जो है ना, ये अभी आगे जाके हमारी पोएम्स में कल मैंने जब आपको टेक्स्ट स्टार्ट करवाना है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आएगी, और विदाउट टेक्स्ट जो है आपको इसकी थीम ऑफ डेथ एज सच इतनी समझ आनी भी नहीं है जब तक हम इसके टेक्स्ट को स्टार्ट नहीं करेंगे। कल हम टेक्स्ट इसका इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ। इट्स रनिंग इज यूजलेस immediately describes the technique Plath is using. The train symbolizes a technological nightmare or more indirectly death. अब यहाँ पे ट्रेन जो है वो सिंबलाइज करती है एक टेक्नोलॉजिकल नाइटमेयर को, ठीक है, एक ड्राउने ख्वाब को, या मोर इनडायरेक्टली डेथ को। The court proposes death is too far away to be concerned to the speaker, and even if it approaches, it will be overcome by perhaps something greater, such that life. और वो जो कोर्ट है वो प्रपोज करती है डेथ को कि वो टू फार अवे है टू बी कंसर्न टू द स्पीकर, ठीक है, कि वो स्पीकर से शायद बहुत ज़्यादा दूर है, एंड इवन इट अप्रोचेज, और अगर ये अप्रोच करती भी है, इट विल बी ओवरकम परहैप्स समथिंग ग्रेटर सच दैट लाइफ, लेकिन शायद वो जो डेथ है वो ओवरकम कर जाएगी समथिंग ग्रेटर, शायद लाइफ, यानी कि एक होप फिर भी वहाँ परसोना के पास है। द परसोना ग्रेटिट्यूड इन लाइफ इज suggested and demonstrates the intense connection she has with life. The word blood denotes one's existence, while heart speaks of strength, the persona's experience. और जो वर्ड है ब्लड वो डिनोट करता है एक इंसान की एग्जिस्टेंस को, और जो हॉट है वो बताता है कि इंसान का जो परसोना यानी कि वो जो स्पीकर है उसके एक्सपीरियंस कैसे हैं, ऑफ द स्ट्रेंथ द परसोना एक्सपीरियंस, यानी कि उसके एक्सपीरियंस की स्ट्रेंथ को शो करता है। The quote, there is no terminus, only suitcases out of which the same unfold like a suit wall and shiny, which pockets of wishes create. Such beautiful imagery of life, which seems out of the ordinary for Plath poetry. It describes life as series of opportunities where its beauty lies in variability and surprise. और फिर वो जब बात करती है कि the quote, there is no terminus, only suitcases out of which self unfold like suit bad and shiny with pockets of wishes, मतलब पॉकेट्स ऑफ विशेस जब की वो बात करती है तो वो एक ब्यूटीफुल इमेजरी ऑफ लाइफ को क्रिएट करती है जो कि बहुत ज़्यादा विच सीम सो आउट ऑफ ऑर्डिनरी फॉर
मतलब उसके लिए ये ऑर्डिनरी से कहीं आगे है प्लाथ की पोइट्री के लिए में जो है। जैसे इट डिस्क्राइब लाइफ एज सीरीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये जो पॉकेट्स ऑफ विशेज हैं, ये ब्यूटीफुल इमेजरी ऑफ लाइफ है, ये सीरीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट करती है, वेयर इट्स ब्यूटी लाइज इन वेरिएबिलिटी। लाइफ जहाँ पे इसकी जो ब्यूटी है, यानी कि लाइफ की जो ब्यूटी है उसकी वेरिएबिलिटी, वेरिएबल क्या होती है, उसकी जो वैरायटी है और उसकी जो सरप्राइजेस हैं। लाइफ की ब्यूटी जो है उसकी वेरिएबिलिटी और उसके सरप्राइजेस पे लाइट करती है। Plath's horrid images of death help to highlight to loveliness of life, और प्लाथ की जो ये horrid images of death हैं वो हेल्प करते हैं कि वो हाईलाइट करे loveliness of life। One critical aspect in Totem is Plath's representation of God. God is often praised for his creation of life. However, the persona takes on a negative viewpoint of him. टोटम के अंदर प्लाथ जो है वो रिप्रेजेंट करती है गॉड को। गॉड जो है जिसको ऑफन प्रेज किया जाता है फॉर हिज क्रिएशन ऑफ लाइफ, लेकिन पर्सोना यानी कि उसके अंदर जो स्पीकर होता है वो एक नेगेटिव व्यू पॉइंट लेता है उसका। गॉड इज कंपेयर टू द फिलोसोफर प्लाटो। लेट अस ईट इट लाइक प्लाटोस आफ्टर बर्थ, लेट अस ईट इट लाइक क्रिस्ट। द क्रिटिक जैनिस मार्के describe this relationship as the affinity of this figurehead Christ with the world of abstractions and his detachment from the ordinary life. और जो एक क्रिटिक है वो इसको डिस्क्राइब करता है इस रिलेशन को एज कि ये एफिनिटी है ऑफ दिस फिगर हेड क्रिस्ट की विद द वर्ल्ड ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, एक ऐसी वर्ल्ड जो कि एब्स्ट्रैक्शन से कंफ्यूजन से भरी हुई है, और उसकी डिटैचमेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी लाइफ, कि वो डिटैच है फ्रॉम द ऑर्डिनरी लाइफ से। दिस क्वेश्चंस द पर्सोनास अनसर्टेनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ बेनेवोलेंट गॉड। अब यहाँ पे जो है अनसर्टेनिटी ऑफ द बेनेवोलेंट गॉड जो है उसकी एग्जिस्टेंस की मुखालफत की गई है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई ना तो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था, दैट वाज द निहिलिस्टिक कॉन्सेप्ट, यानी कि नो गॉड कॉन्सेप्ट जो है वो दिखाया गया। और उसमें ये था कि लोगों का जो ईमान है ना वो खुदा के ऊपर से ख़त्म हो गया था। देयर वाज अ नो गॉड कॉन्सेप्ट। लोगों का ये कहना था कि अगर खुदा जो है वो होता तो वो बेनेवलेंट होता, यानी कि रहम दिल होता। और अगर खुदा बेनेवलेंट है, रहम दिल है, तो दुनिया के अंदर इतनी क्रूएलिटी क्यों है कि लोगों को इतने बुरे तरीके से कत्ल किया जाता है, और एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान पे जुल्म करता है, या फिर जो रिश्ते नाते हैं वो इतने क्रूअल होते हैं। एज ही माइट बी अ क्रिटिक रादर देन एन ऑमनिपोटेंट बीइंग। और शायद वो जो है जो गॉड है वो शायद कोई एक क्रिटिक है रादर देन एक ऑमनिशेंट बीइंग जो कादिर मुतलक है। शायद वो नहीं है बल्कि वो एक क्रिटिक है जो लोगों को जो है क्रिटिकली एवेलुएट करता है। द पर्सोना देन स्टार्ट टू बिलीव दैट गॉड इज परहैप्स मेल वोलेंट। वो कहती है वो मेल वोलेंट है, who enjoys a sadistic pleasure suggested by I am mad, caused the spider referring to God, waving it many arms. The poem later describes the vulnerability of flies as they buzz like blue children, which can be likened to hunter God and his praise. Evan Lever described this reference as revolt against deity. एवन ए लेवर ने कहा कि भाई ये तो एक रिवॉल्ट है अगेंस्ट द डाइटी, यानी कि गॉड के खिलाफ एक रिवॉल्ट है जो कि सिल्विया प्लाथ ने किया था। विच इज शोन एज ब्लड-थर्स्टी पेगन आइडल। पेगन कहते हैं नो, ऐसे पेगन्स का आपको पता है ना, ये नो गॉड कॉन्सेप्ट पे बेस करते हैं, यानी कि ये गॉडेस ऑफ अर्थ को पूजा करते हैं, इनका कोई गॉड नहीं होता, ये हर चीज की पूजा करना शुरू कर देते हैं। नो गॉड, इनका कोई रिलीजन नहीं होता। तो वो कहता है कि ये जो है एक रिवॉल्ट है अगेंस्ट डाइटी, यानी कि गॉड के कोई भी इबादत जिसको हम कहते हैं ना खुदा, which is shown as bloodthirsty pagan idol grimacing like a skull। ठीक है, जो कि ब्लड थर्स्टी पेगन आइडल। पेगन आइडल्स क्या करते हैं कि ब्लड थर्स्टी पेगन आइडल इसलिए इनको कहा जा रहा है कि ये गॉडेस ऑफ अर्थ को खुश करने के लिए इंसानों की बलियां देते थे। ठीक है, तो इस वजह से इसको ब्लड थर्स्टी पेगन आइडल कहा है। ग्रेमेसिंग लाइक अ स्कल, और जो कि ग्रेमिस करते हैं लाइक अ स्कल, एंड एट द सेम टाइम मोबाइल लाइक अ scarecrow and ridiculous and counterfeit like it. The harsh criticism is relevant in some respects as depiction of God is quite negative,
But however, God in Plath's poetry is often metaphorical for her father. लेकिन God को वो metaphorical देती है, वो actually अपने father को God कहती है, and their strange relationship. In conclusion, Plath's successful poetry can be attributed to her ability to express certain themes in such as diverse way. The theme of death is conveyed on many levels, which are distinguished by the personas assuming a subjective or objective view and using varied imagery to reflect what he or she is experiencing. The use of unique metaphors, the choice of words, and the structure of the poems are other elements which contribute to significantly to the understanding and enjoyment of Sylvia Plath's poetry. ठीक है, और ये जो है यही choices of words हैं, use of unique metaphors हैं, structure of poems हैं, और बाकी और बहुत से elements हैं जो अभी आप सिल्विया प्लाथ की पोइट्री में देखेंगे. सिल्विया प्लाथ की पोइट्री भाई क्लास बहुत ज़्यादा हाईली नेगेटिव है, और बस एक सिल्विया प्लाथ ही थोड़ी सी बोरिंग है. बोरिंग तो नहीं है, लेकिन बहरहाल उसकी जैसी सोच थी उसने वैसा ही बताया है. डिप्रेसिंग मूड्स जो कि ख़वातीन के अंदर आम होते हैं, बहुत जल्दी होपलेस हो जाना, हर वक्त डेथ का सोचना, सुसाइड का सोचना, ये सारी चीज़ें आपको सिल्विया प्लाथ में मिलेंगी, क्योंकि वो एक फेमिनिस्टिक लेडी थी. वो अपने पहला मैंने आपको बताया कि उसकी ज़िंदगी में जो उसका फादर ही आया था, वो इंतहा का कोई डोमिनेटिंग किस्म का मेल था. और मैंने आपको एक और भी बात बताई थी कि इंसान जब बच्चा पैदा होता है, उसकी ज़िंदगी में पहले मेल और फीमेल जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं ना उसकी लाइफ में, वो एक तो उसकी माँ होती है और एक उसका बाप होता है. उसको जैसी माँ मिलती है ना, वो इंसान समझता है शायद सारी दुनिया वैसी है. ठीक है, यानी कि दुनिया की सारी औरतें वैसी हैं. अगर उसकी औरत जो है वो बहुत ज़्यादा नेक है, अच्छी है, जैसी भी है, तो स्पेशली बेटों पे माँ का ज़्यादा असर होता है और बेटियों पे बाप का ज़्यादा असर होता है, क्योंकि ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट जेंडर्स जो है वो ज़्यादा असरअंदाज होते हैं. तो जो उसका बेटा है ना, उसकी ज़िंदगी में क्योंकि पहली जो खातून है वो उसकी वालिदा होती है, उसकी माँ होती है, वो जैसी होती है ना वो सबको वैसे उसी एंगल में टैकल करना शुरू कर देता है. इवन वो अपनी मिसेस को या अपनी बेगम को भी वैसे ही टैकल करना शुरू कर देता है, वही समझना शुरू हो जाता है जैसे कि उसने अपनी वालिदा को देखा हुआ होता है. तो बाज़ औक़ात हमारे जो एटीट्यूड्स होते हैं वो हमारी अपनी वजह से नहीं होते. हम खुद अच्छे या बुरे नहीं होते, एक्चुअली पीछे बहुत कुछ हो चुका होता है, और फिर उसी तरह के एटीट्यूड्स हमारे सामने आते हैं. इसीलिए मैं अक्सर ख़वातीन को ये बात समझा रही होती हूँ जब कोई मुझे ये बात कंप्लेन करता है कि मतलब हस्बैंड के बारे में अक्सर कंप्लेन करते हैं, तो मैं एक चीज़ कहती हूँ देखो बेटा, उसकी ज़िंदगी में एक पहली औरत आई थी, वो उसकी माँ थी. जैसी उन्होंने तरबियत कर दी, आज वो आपके सामने है. उसने जैसे अपनी माँ को देखा वो आपको भी वही समझ रहा है और जो भी है. बट वन थिंग, एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी इंसान खुद से कभी भी बुरा नहीं होता. कोई भी इंसान बेटा पूरा का पूरा बुरा नहीं होता. चलिए उसकी वालिदा ना सही, उसके इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसे उसके इर्द गिर्द कुछ चीज़ें हुई होंगी, कुछ वाक़यात हुए होंगे, कुछ हालात हुए होंगे जिसकी वजह से वो इंसान ज़रूर डिस्ट्रैक्ट हुआ होगा. तो वो बुरा नहीं है, एक्चुअली वो डिस्ट्रैक्ट हो गया. कोई भी इंसान बुरा नहीं है, एक्चुअली वो डिस्ट्रैक्ट हो गया. अब आपकी क्वालिटी ये है, अल्लाह ने औरत के अंदर ये क्वालिटी रखी है कि वो हर चीज़ ना, स्कैटर्ड चीज़ को भी जो है ना वो हार्मोनाइज कर लेती है. घर बिखरा हुआ होता है, औरत समेटती है ना, हर चीज़ समेटती है ना. तो अल्लाह ताला ने औरत के अंदर ये चीज़ रखी है कि वो बिखरे हुए जो मर्द है उसको भी समेट ले. तो मैंने कहा अब आपके अंदर अल्लाह ताला ने ये चीज़ रखी है, अब आप समेट के दिखाइए, और फिर कभी मुझे बताइएगा कि आपने ये चीज़ समेटी है कि नहीं समेटी. फिर मुझे आके बताइएगा कि लाइफ चेंज हुई है कि नहीं. और आप यकीन कीजिए, अभी तक मैंने जितनी ख़वातीन को ये बात बताई है ना कि आपने समेटना है, आपने जोड़ना है, आपने बनाना है, क्योंकि अल्लाह ने औरत के अंदर ये चीज़ रखी है ना. और बाय नेचर जो चीज़ होती है, अगर वो इंसान यूज़ करना शुरू कर दे, मर्द के अंदर नहीं है ना ये चीज़ें, औरत के अंदर अल्लाह ने रखी है. तो मैंने कहा समेटना अब आपका काम है, समेटिए इसको, फिर मुझे बताएं ज़िंदगी चेंज हुई है कि नहीं. आप यकीन करें 99% ख़वातीन वापस आती हैं मेरे पास.
मैम वो जो आपने एक नसीहत की थी ना हमें, वो काम कर गई। मैं कहा बस नाउ जस्ट गो अहेड, नाउ योर लाइफ विल बी चेंज। तो बेटा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में लिखा हुआ है इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। और फिर आगे अल्लाह ताला कहता है कि क्या मैंने तुम्हारे लिए मुश्किल के बाद आसानी नहीं की। अल्लाह ताला बताता देखो मुश्किल दी थी ना, की है ना आसानी, की है कि नहीं की, बताओ देखो मैं कितना रहीम हूँ। तो हर मुश्किल के बाद बेटा आसानी होती है। आप जुल्फिया अपलाद की अभी पोइट्री पढ़ेंगे, यू विल फील अ नेगेटिविटी इन योरसेल्फ, क्योंकि अल्फाज का बेटा असरात होते हैं। अल्फाज आप जैसे पढ़ेंगे आपके ऊपर असरात होंगे। आपके अंदर भी ऐसी फीलिंग्स आएंगी जैसे पता नहीं मेरे इर्द गिर्द कितना जुल्म हो रहा है। दुनिया में बेटा कोई चीज पूरी नहीं है, जुल्म भी एक्चुअली जुल्म नहीं है, वो हमारी परसेप्शंस होती हैं जो कि हमें नजर आ रही होती है। ठीक है, वो जुल्म जुल्म नहीं होता, वो मेरी नजर है जो जुल्म को जुल्म समझ रही है। ठीक है, अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से एक का एक जायज़ा लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का में थे 13 साल तक, 13 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को अलाउ नहीं किया कि तुम गाली के बदले में गाली दोगे। कितने मुसलमान शहीद हुए थे? द रीज़न इज़ दैट एट दैट टाइम बिल्डिंग का टाइम था, बिल्डअप होने का टाइम था। बच्चियों की शादियां होती हैं बेटा, मैं उनको एक बात कहती हूँ, बेटा अभी तुम्हारे बोलने का वक्त नहीं है, अभी बोलने का वक्त नहीं आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीखो। सहाबा किराम कहते थे या रसूल अल्लाह वो हमें तंग करते हैं, वो हमें जलील करते हैं, हमें पत्थरों पे लटाते हैं, हम उनको जवाब ना दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं अभी नहीं देना। उसके बाद हिजरत करते हैं, खामोशी इख्तियार करते हैं, हिजरत करते हैं, मदीना जाते हैं। मदीना में जाके एक रियासत कायम होती है, यानी कि अल्लाह अब स्ट्रेंथ देने लगा था मुसलमानों को। कितने मुसलमान थे? डिफेंसिव वॉर कितने मुसलमानों ने लड़ी थी? 313 मुसलमानों से। यानी कि हक हमेशा कम होता है लेकिन बेटा डोमिनेटिंग होता है। लेकिन उससे पहले अल्लाह ने क्या कहा? सब्र और नमाज के साथ अल्लाह की मदद मांगी। सब्र भी किया, नमाज भी की, इबादत भी की। ये दो चीजें इंसान के ईमान को मजबूत करते हैं। ठीक है बेटा, ये चीजें होती हैं। और फिर एट द एंड मैंने कहा 13 साल लड़ने का हुक्म नहीं दिया। और उसके बाद फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब हम इंटरनली भी स्ट्रांग हो चुके हैं, क्योंकि अगर शुरू में ही फाइट कर जाता ना इंसान तो फिर क्या होता है, वो अकेला होता है। इमोशनली भी उस वक्त वीक थे मुसलमान, और ईमान के लिहाज से भी वीक थे। उनके सामने उनके रिश्तेदारों को कत्ल किया जा रहा था, सारा कुछ। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पलट के जवाब नहीं देना। यही फार्मूला चले आज हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। खवातीन को यही गिला होता है। ये चीजें अगर हम अपनी लाइफ पे अप्लाई करते हैं तो कहते हैं ना जस्ट खामोश हो जा, चुप हो जा। जरा अप्लाई करके देखें ये फार्मूला अपनी लाइफ में, फिर मुझे कभी बताइएगा जिंदगी में कभी मैं मिली आपको कि मैम ये फार्मूला अप्लाई किया था, हुआ था कि नहीं। शुरू के बेटा जिंदगी के कुछ दिन होते हैं, कुछ ईयर्स होते हैं जिसमें खामोश। डिफेंसिव वॉर का आपको भी टाइम मिलेगा, फिक्र ना करें। यू विल हैव द, आज अगर कमजोर हैं कल होंगे ताकतवर हो जाता है इंसान, और नहीं मोरली और ईमान के लिहाज से हो जाता है। फिरौन तो आएंगे बेटा जिंदगी में, फाइट तो करना है और सामने से फेस करनी है। और डेथ का तो सोचना भी नहीं है, और सुसाइड का तो सोचना भी नहीं है। अल्लाह ने जो जिंदगी दी है हम उसको इंशाल्लाह खूबसूरत बनाएंगे, कोई बात नहीं। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, फिर क्या हो गया, लेकिन मैंने कहा कि कुछ भी बुरा नहीं होता।